चलिए जी, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स अब हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी, उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है, जो एक्सप्रेशन था अगर आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास एक कंसिडर करते हैं, हमें क्योंकि कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हम एक रेक्टेंगुलर प्लेन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, जो हमारा सोर्स चार्ज है वो यहां पर रखा है ओरिजिन पर। ये हमारा सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, ओरिजिन पर हमने सोर्स चार्ज रखा है और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की वो इस तरह से बन जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, तो इस ई वेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला निकालता हूं वो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती वो लगती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये कॉन्सेप्ट था। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर उसका फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब या मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये फॉर्मूला आ जाता था। ठीक है, अब ये जो आर वेक्टर है अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है तो मैं इस आर वेक्टर को लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये जो मॉड ऑफ आर वेक्टर है इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। ठीक है, अब तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, ई वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मॉड का क्यूब था यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये जो ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो मैंने यहां पर बनाया, इसके मैं तीन कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको मैं ई एक्स बोल सकता हूं। एक कंपोनेंट जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा उसको मैं ई जेड बोल सकता हूं, और एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको मैं ई वाई बोल सकता हूं। तो ये जो ई वेक्टर है इसको भी लिखा जा सकता है एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट बन गए। अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू यहां रख दूं और इसको इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यहां पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां एक्स आई कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां आ जाएगा वाई जे कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2
और यहां आ जाएगा z k कैप। अब अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, यहां आई कैप के साथ लिखा है ex और यहां आई कैप के साथ लिखा है ये वाली टर्म, तो ex की वैल्यू ये आ जाएगी qx अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह से ey की वैल्यू ये आ जाएगी और ez की वैल्यू ये आ जाएगी। इन्हीं को बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ex मेरे पास बन के आएगा, ex आ जाएगा qx अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह से ey की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी qy अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और ez की वैल्यू आ जाएगी qz अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास ex, ey और ez की वैल्यूज ऑब्टेन हो गई। गॉट इट? तो इन्हें बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने कंपोनेंट्स निकाले इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। अगर आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x, y, z, तो आप इसके कंपोनेंट्स इस फॉर्म में बना सकते हैं। ये कंपोनेंट्स आगे चल करके इस्तेमाल होंगे जब हम इंडिविजुअली x, y और z एक्सिस की फील्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इन पोटेंशियल चैप्टर, वहां पर ये यूज होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम ऑलरेडी ये टॉपिक फोर्स में पढ़ चुके हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली होता क्या है, अगर चार्ज किसी बॉडी पर इतना पास पास स्प्रेड आउट कर दिया जाए कि वो हमें अलग अलग ना लग करके मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उसे देखें तो हमें लगे चार्ज पूरा बराबर से फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक तार थी, मैंने इसके ऊपर क्या किया, मैंने इसके ऊपर चार्ज पास 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 ऐसे स्प्रेड आउट कर दिया, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये चार्ज, जब मैं इसको दूर से देखूंगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पूरे को देखूंगा, नॉट एट माइक्रोस्कोपिक बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मुझे ऐसा लगेगा ये चार्ज पूरा कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फैलाया गया है। या अगर मान लो मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया या एक एल्यूमिनियम की फॉइल ले ली और उसके ऊपर मैं चार्ज को ऐसे पास 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 बराबर से फैला दूं, तो ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या मैं कोई एक बॉडी लूं, 3 डायमेंशनल, मान लीजिए एक क्यूब ले ली या क्यूबॉइड ले लिया, इस क्यूबॉइड के ऊपर अगर मैं चार्ज को बराबर से स्प्रेड आउट कर दूं यूनिफॉर्मली पूरी वॉल्यूम के अक्रॉस, इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज बराबर से फैलाया गया है, तो ये 3 अलग अलग तरह के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए। और क्योंकि चार्ज इस तरह से लग रहा है जैसे चार्ज अलग अलग नहीं बल्कि पूरा कंटिन्यूअस है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पहला वाला है जिसमें एक पतली सी तार है, केवल एक डायमेंशन के अलोंग चार्ज को फैलाया गया है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, 1 डायमेंशनल। जहां पर एक सरफेस एरिया, तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लेंथ और ब्रेथ, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, तो इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसमें पूरी वॉल्यूम के क्रॉस, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के क्रॉस फैलाया गया है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके पॉसिबल हैं, 1 डायमेंशनल या लीनियर, 2 डायमेंशनल या सरफेस, 3 डायमेंशनल या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जब चार्ज को लंबाई के अक्रॉस फैलाया जाता है, यानी बॉडी इतनी पतली हो ना, उसकी चौड़ाई नेग्लिजिबल हो, केवल उसमें एक लेंथ सिंगल डायमेंशन पॉसिबल हो, तो जब उसके ऊपर चार्ज को बराबर से फैलाया जाएगा उसे बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा केस है, अगर हमारे पास जो बॉडी है वो चपटा सा एक सरफेस हो बिल्कुल, और उसके ऊपर हम चार्ज को बराबर से फैलाएं, तो उसे बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और उसकी वॉल्यूम में पूरे चार्ज को ठूस के भर दिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हम चार्ज पर यूनिट डायमेंशन उसको कैलकुलेट करते हैं और इसी को कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। जैसे अगर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये जो कंडक्टर था, इसकी जो लंबाई है ये L है और इसके ऊपर जो चार्ज स्प्रेड किया गया वो Q है। तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो मैं लिखूंगा Q अपॉन L, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लीनियर कंडक्टर कैरिंग चार्ज। किसी भी लीनियर कंडक्टर की लंबाई के क्रॉस यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज फैलाया गया है, इसी को बोलते हैं उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें बॉडी के सरफेस पर चार्ज को फैलाया गया है, तो अगर इसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है और इसको चार्ज क्यू दिया गया है या एस सरफेस एरिया है, तो इसमें जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा उसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताती है यूनिट एरिया पर कितना ज्यादा चार्ज है। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं। तीसरा, जब मैंने चार्ज को बराबर से वॉल्यूम पे फैलाया गया था, तो अगर वॉल्यूम V थी और चार्ज Q इसको दिया गया था, तो अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकालना हो तो Q अपॉन V कर देंगे। इसी को हम डिफाइन करते हैं एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो ये बताती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर कराया गया है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब हम लोगों ने ये इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो हम तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे आगे चल करके क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं ये मेरे पास एक लीनियर कंडक्टर है, एक तार है, अज्यूम कर लीजिए। मैं इसकी केवल L लेंथ को कंसीडर कर रहा हूं। इसकी L लेंथ के ऊपर चार्ज बराबर से फैलाया गया है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लीनियर वाला, वन डायमेंशनल, क्योंकि इस तार की मोटाई नेग्लिजिबल है इसकी लंबाई के मुकाबले। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो सपोज है L, जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, और इस L लेंथ के ऊपर जो चार्ज स्प्रेड किया गया है वो है Q। तो यहां पर जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो हो जाएगी Q अपॉन L। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट, इस पर छोटा सा चार्ज है dq और इसकी जो लेंथ है वो वेरी स्मॉल है dl। तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि चार्ज बराबर से फैलाया गया है, तो इसको मैं dq अपॉन dl भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो dq है इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू dl। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस एलिमेंट से
सपोज r डिस्टेंस की दूरी पर, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, और यहां पर सोर्स चार्ज है dq, और जो दूरी है वो है स्मॉल r के बराबर। तो मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूं वो क्या आएगा? कॉन्सेप्ट आएगा जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई, वो आएगी 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं यहां पर, तो ये स्क्वायर से बन जाएगा क्यूब और ये बन जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस फॉर्म में आएगा, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखूं तो केवल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, वेक्टर या स्केलर, उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डी क्यू है इसकी वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में 1 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अज्यूम करनी है, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देनी मुझे। तो मेरे पास डीई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε, और डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, ये तो छोटी सी फील्ड आई ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। अगर मुझे इस पूरी तार की फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस छोटी सी फील्ड, ऐसी जितनी जितनी फील्ड थी, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स यहां पर बनाए जा सकते हैं, उन सब की जो टोटल फील्ड होगी उसको ऐड करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में इसको किया जाता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल फील्ड या नेट फील्ड E vector will be integration of dE vector for the total length। तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन फॉर लेंथ L 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, 1/4πε0 बाहर आ जाएगा इसके, तो मेरे पास E का फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। नोटिस करो इसमें से वो क्यू हट गया चार्ज, एक हमने फोर्स वाले केस में यहां पर क्यू लिखा था, वो क्यू हट जाता है यहां से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वो जो एक चार्ज यहां रखा जाता था उसकी वैल्यू हट जाती है। गॉट इट? तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम करेंगे दूसरी डेरिवेशन, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट तीनों डेरिवेशंस का बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू बदल जाती है क्योंकि तीनों तरह के अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे? हमारे पास ये एक शीट है, और जो चार्ज है वो इस शीट पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। ठीक, इस पूरी शीट को चार्ज दिया गया है Q, और इस पूरी शीट का एरिया है S। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम कंसिडर करेंगे इसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसको कहा जाता है एरिया एलिमेंट। तो मैं इसका एक छोटा सा पीस ले लेता हूं, ये ठीक है, इसका एरिया है ds और इस पर छोटा सा चार्ज है dq।
तो ये जो मैंने कंसिडर करा इसे बोलेंगे एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं इस पॉइंट P पर, जिसकी दूरी है R, इस एरिया एलिमेंट से। तो यहां पर चार्ज dq है ds एरिया के ऊपर, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हम वो निकाल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज है इसके पास dq और इसका एरिया है ds, तो हो जाएगा dq अपॉन ds। तो यहां से मैं dq की वैल्यू रख सकता हूं सिग्मा इंटू ds। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगी, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट पॉइंट P, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम नाम देते हैं dE। वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूं, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का क्यूब इनटू डिस्टेंस वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, तो हमने वही फॉर्म यूज करी। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इसमें dq इस्तेमाल हुआ है और dq की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुका हूं, तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास आ जाएगा dE वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 और dq की जगह मैं लिख सकता हूं सिग्मा ds अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये तो थी छोटी सी फील्ड इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से। अभी जो पूरी शीट है ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर के बनी है। अगर मैं उन सारे एलिमेंट्स की अलग अलग फील्ड को उठा करके ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल फील्ड ड्यू टू द शीट आ जाएगी। और इसको मैथमेटिकली परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे टोटल फील्ड या नेट फील्ड, जो ई वेक्टर है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर फॉर द एंटायर सरफेस एस। तो हम वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस एस 1/4πε0 सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये 1/4πε0 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस एस सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर मान लीजिए हमारे पास एक रिंग गिवन है, छल्ला, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों होती है। लेकिन इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि अगर मैं इसकी तार को काट करके सीधा करूं तो वो बेसिकली चार्ज इसमें अंदर नहीं हो सकता। चार्ज कहां हो सकता है? इस पे जितना भी चार्ज होगा वो सारा इसकी सरकमफेरेंस पर होता है, क्योंकि बीच में तो खाली होता है, कुछ होता ही नहीं, इसमें मैटर ही नहीं होता, खाली होता है। तो जब वो चार्ज, अगर मैं उस तार को काट करके सीधा करूं तो बेसिकली जो चार्ज है वो सारा लंबाई के अक्रॉस स्प्रेड आउट है। इसलिए जब भी रिंग का केस आएगा तो मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करूंगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि रिंग के केस में हम कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डेरिवेशन है, आगे करेंगे हम ये डेरिवेशन। गॉट इट? ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन, वो है तीसरे तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने कैलकुलेट करनी है।
तो अब हम कंसिडर करेंगे, मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये कोई हेमिस्फेयर जैसा सा है मेरे पास, और चार्ज इस पर पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, ये पूरी बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज बराबर से फैला हुआ है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q, और इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो है कैपिटल V। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करता हूं, उसको हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम एलिमेंट। मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा क्यूबॉइड जैसा सा कंसिडर कर लेता हूं, इसका टुकड़ा। ठीक है, इसके पास जो चार्ज है वो है dq, और इसकी वॉल्यूम है dv। ठीक है, अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से इस पॉइंट P पर, जिसकी दूरी r है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम रो लिखते हैं, वो हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq अपॉन dv। तो मेरे पास जो dq है उसकी वैल्यू आ जाएगी रो इंटू डीवी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से पॉइंट P पर जो छोटी सी फील्ड होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dq, ये जो छोटी सी फील्ड होगी de नाम देते हैं इसको। फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू एनी चार्ज वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का क्यूब इनटू डिस्टेंस वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास चार्ज कितना है, dq है, डिस्टेंस कितना है, r है, और उसका वेक्टर है r वेक्टर। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें dq इस्तेमाल हुआ है, और dq को मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, मेरे पास de का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। ये तो आई छोटी सी फील्ड। अब ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स मिल करके इस पूरे ब्लॉक को बना सकते हैं। तो उन सब की अलग अलग फील्ड को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगी, और इसको मैथमेटिकली परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो नेट फील्ड जो E वेक्टर आएगा वो इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर वॉल्यूम V ऑफ DE वेक्टर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dV अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बीइंग अ कांस्टेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा E वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम रो इंटू dV अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम V। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर so as to get a surface charge density of 3/pi coulomb per meter square। देखो क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। आपको गिवन है एक स्फीयर है
और इस स्फीयर का जो रेडियस आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, वो है 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा गया चार्ज की वैल्यू निकालो। हम मान लेते हैं सपोज वो चार्ज Q है। ठीक, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए, वो होता था चार्ज अपॉन सरफेस एरिया S, और जो सरफेस एरिया S होता है किसी भी स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया, वो होता है 4πr²। ठीक, तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू IQ अपॉन 4πr²। हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो चार्ज Q का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, Q की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो सिग्मा की वैल्यू रख दो, कितनी है भाई? 3/π। ऐसा ही में गिवन है, कुछ चेंज नहीं करना। और 4 इंटू पाई, R 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू आपके पास। इसको सॉल्व करिए, आपके पास 0.75 कूलम आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इस तरह से हमने यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के ट्राई करने के लिए है। क्वेश्चन को नोट करिए प्लीज अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, नोट करिए प्लीज, अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। When its charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density changes by 0.14 coulomb per meter square. Find the radius of the sphere and initial charge on it. आपको उस स्फेयर का रेडियस निकालना है और उसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे आज। इज इट क्लियर?